सभी को नमस्ते। और जैसे खबर हम किए थे, बहुत सारे जो भी पार्टिसिपेंट आज हैं यहाँ पर, वो लोग सब लोग सब पार्टिसिपेंट मैक्सिमम हम सोच रहे हैं कि प्रधान ऑर्गेनाइजेशन से हैं, प्रधान एनजीओ से हैं। और कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी हैं, तो थोड़ा ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई भी अगर है तो जस्ट बोल सकते हैं, डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, सो दैट वी विल हैव ए या बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा अनम्यूट करके, जस्ट टू नो दैट कि सम पार्टिसिपेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो व्हिच ऑर्गेनाइजेशंस आर दे। अच्छा, नहीं बोल रहे हैं तो अज्यूम करके चलते हैं कि नहीं है, है ना। ठीक है। तो हाँ, एक तो आपके फार्म सर मैंने विजिट किया था, और पहले से भी जो हमारा रेन मैटर का कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से जानते हैं आपको। एंड जस्ट जितना मैं देखा, जितना मैं आपसे बातचीत हुआ, तो आप शुरू से ही ये गोट फार्मिंग, साइंटिफिक प्रोसेस में गोट फार्मिंग को एज ए एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर के हिसाब में लिए हैं। आपका फार्म है सुंडरेल, विच इज अराउंड 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। जो मैंने गया था, सुंडरेल इज द एग्जैक्ट विलेज फ्रॉम विच यू आर बिलोंग्स टू धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एंड अबाउट 25 साल या ज़्यादा उससे भी हो गया आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट किया, इंदौर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से। एंड इसी सेक्टर में आपने कॉन्शसली इसको एडॉप्ट किए हैं। और CIRG से भी शायद पहला बैच है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट alumni ऑफ ट्रेनी फ्रॉम CIRG की तरफ से हैं। और फर्स्ट आपने NLM, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, जो मैं भी पिछले 8-10 साल से शुरू हुआ है, उसका फर्स्ट आपने एक्चुअली एंटरप्रेनर हैं। दैट इज व्हाट यू हैव सेड टू मी। एंड सबसे बड़ा सोकल आपका, या बड़ा नहीं मतलब मेन परिचय है कि जो गोट एंड सीप फार्मर्स एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसका आपने प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, शायद प्रेसिडेंट हैं, या जो भी इस तरीके का एक लीड पोजीशंस में है। सो यू हैव ए वेरी deeper perspective, understanding and experience about goat and sheep rearing, both माइक्रो डिटेल, क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिस करते हैं, और उसके साथ साथ जो भी पॉलिसी है एक्रॉस इंडिया का, एटलीस्ट एक्रॉस इंडिया का किस स्टेट में क्या होता है, एंड किस तरीके का इशू, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी है। एंड ये एसोसिएशन के माध्यम से भी गोट एंड शिप सेक्टर का एक रियल सो कॉल एंटरप्रेनर के हिसाब में आप अपने आप को एस्टेब्लिश किए हैं। तो सर हमारा, आप जितना भी जानते हैं, मैं तो उस दिन आपके साथ बात भी किया था कि लाइवलीहुड प्रमोशन प्रधान ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है। 7 स्टेट में काम करते हैं, इंक्लूडिंग MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उधर का थोड़ा गोट का ब्रीड अलग होता है, लार्ज साइज एनिमल होते हैं। बाकी अनदर जो मेजोरिटी एरिया है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पार्ट ऑफ ऑल्सो नियर बाय, ये स्टेट्स में ये ब्लैक बंगाल को लेकर के हमारा 80-90% इंटरेक्शंस है, एंगेजमेंट है। और रिसेंटली अभी हम लोग नॉर्थ कर्नाटका से भी एक शुरू कर रहे हैं, जो कि सीप के लिए एज वेल एज गोट के लिए एज ए मेजर लाइवलीहुड सोर्सेस ऑफ फार्मर्स के हिस्से में जाना जाता है।
नॉर्थ कर्नाटका, रायचूर डिस्ट्रिक्ट्स। हम्म। तो वो अभी रिसेंटली शुरू किए हैं। तो एक लाइफ स्टॉक एंड पर्टिकुलरली गोट, हम जब लाइफ स्टॉक बोल रहे हैं तो हमारा जिस बिग एनिमल काउस के ऊपर फोकस कम है, ज़्यादा है गोट के ऊपर एंड नेटिव चिकन्स के ऊपर। तो विद दिस बैकग्राउंड सर, आपने थोड़ा जैसा भी आपका परिचय मान लीजिए, एडिशनली कुछ बोलना चाहते हैं एज वेल एज अबाउट योर फार्म एंड सम एक्सपीरियंस, तो आप थोड़ा आप शेयर करिए। उसके बाद स्पेसिफिक कुछ क्वेरीज होगा जो मैंने भी आपको शेयर किया था, उसके अराउंड में डिस्कशंस करेंगे। और मे बी ऑल्सो आफ्टर दैट वी मे ऑल्सो टेक फ्यू questions and some of the specific queries from the participant as well. बट सर, इसके पहले आपने अपना एक जो भी बताना है एक सम्यक रूप से, मे बी वट एवर टाइम यू विल टेक, यू जस्ट गो ऑन। या। थैंक यू अजीत जी। सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया, माई सेल्फ दीपक पाटीदार। मैं ईयर 2000 से गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में हूँ। और मेरा जो फार्म है, ये सर ने जो बताया, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सुंदरेल करके डिस्ट्रिक्ट धार में है। और मैं जो है यहाँ सॉल फीड फार्मिंग है मेरा पूरा। और मेरे पास यहाँ पे 5 ब्रीड है, जिसमें मेजर सिरोही रहती है। सिरोही है, सोजत है, बीटल है, करौली है, बर्बरी है। ये ब्रीड्स में मोस्टली रेयरिंग करता हूँ। और मेजर फोकस एरिया सिरोही और सोजत है और बीटल है। बर्बरी कुछ लिमिटेड एस्पेक्ट्स पे मेरे पास रहती है। और हमारा बहुत पुराना फार्म होने से हमारे पास काफ़ी डिमांडिंग रहती है। तो हमारे बैकवर्ड लिंकेजेस वगैरह हमने काफ़ी इस्टेब्लिश किए हैं। पर वो इस तरह के नहीं है टोटल जो एनजीओ सेक्टर और डेवलपमेंट ओरिएंटेड जैसा प्लान्स होते हैं। वो 100% बिजनेस ओरिएंटेड है। हमने कम कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटी मोटी 50 एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। डीपीआईपी से लेके एनआरपी से लेके अभी जो है एनआरएलएम है, एमपीआरएलपी है, इनके साथ सबके साथ काम करें मोस्टली। और दूसरी जो आपके ट्रेड क्राफ्ट हुई है, वो जो बाहर की एनजीओ हैं, उनके साथ भी मोस्टली 30-40 एनजीओ के साथ हम काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। पर वो सब प्रो बिजनेस है। डायरेक्टली ऐसा कोई इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं है। वो हमारी एडवाइस लेते हैं, हम देते हैं। और एनिमल का सप्लाई मेनली जो क्वालिटी एनिमल्स में डील करना चाहता है, जिन एनजीओ का फोकस ये है, क्योंकि मेरे ख्याल से गोट सेक्टर में लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन एवरी एनजीओ इज डूइंग हिज ओन एक्सपीरियंस। और फिर जाके 2-4 साल में पता चलता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो एक गोट सेक्टर की एक स्पेसिफिक डिमांड है। आप उसमें 5-10% चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप ओवरऑल उसमें बहुत डायनामिक चेंज ला सकते हैं। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो हमें थोड़ा सा उसके साथ चलना चाहिए। और गोट फार्मिंग जो है वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो पूरी तरह ट्रेडिशनल है। नाउ इट्स बिकम गोइंग टू बी कमर्शलाइज। और बहुत ही अभी इंडिया में अगर हम गोट सेक्टर को देखेंगे तो 0.1% ऑर्गेनाइज्ड है। 99.99% तो वो ट्रेडिशनल सेक्टर में ही है। तो उस ट्रेडिशनल सेक्टर के साथ हमें लिंकेजेस एस्टेब्लिश करके और धीरे धीरे ग्रो अप करेंगे तो हम सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और जो कमर्शियल एंगल पे गोट फार्मिंग है और ट्रेडिशनल है, दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ उनका सोच खत्म होती है, जहाँ उनकी लास्ट लिमिट है सेल्स की, वो हमारी बेस लिमिट होती है स्टार्ट की। वो 6-8 हजार में बकरी बेचते हैं और हमारे यहाँ 6-8 हजार में एक बच्चा पैदा होता है। तो ये ह्यूज इनपुट कॉस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कमर्शियल फार्मिंग। तो बहुत सारी एनजीओ का अब धीरे 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 क्लियरिटी आ रही है, विजन आ रहा है। और सेक्टर ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आप आज गुंडे इंडस्ट्री को देखें तो आज से जैसे मेरे ख्याल से 40 साल पहले पोल्ट्री इंडस्ट्री रही होगी, उसी सेम पोजीशन में आज गोट इंडस्ट्री है। मैं तो 2000 से देख रहा हूँ इसको, तो बहुत अभी पिछले 5 सालों में जो पिछले 2000 से लेकर 2015 तक जितना फास्ट डेवलपमेंट नहीं आया, वो 2015 से 20 में आया। पिछले 15 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। और पिछले अभी जो 6 साल आए हैं, इन 6 सालों में तो पिछले 20 सालों में जो नहीं हुआ उतना तेजी से डेवलपमेंट आया है। गवर्नमेंट का फोकस भी बढ़ा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आई हैं।
एक जनरेशन चेंज हो गई। मैं सिंपली कहूँ कि जब मैंने शुरू किया था तब मैं 25 साल का था, आज मैं 50 साल का हूँ। तो एक पीढ़ी जो गोट फार्मिंग को देहाती तरीके से देखती थी वो पूरी कोलैप्स हो गई है। और आज जो गोट इंडस्ट्री को करने वाली जनरेशन है वो एंड्रॉयड बेस्ड है, चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे गोट फार्मिंग में हो। तो आप अभी देखेंगे कि पिछले 2 3 4 सालों में यूट्यूब पे और इस पे गोट इंडस्ट्री की बाढ़ सी आ गई है। तो एक वो जनरेशन जो चेंज हुई है, लेकिन वो भी अभी भी साइंटिफिकली फोकस्ड नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है। क्योंकि डिजिटली हम बहुत सारा एक्टिव जरूर कर सकते हैं, लेकिन बकरी तो जमीन पे ही रहेगी, घास चारा ही खाएगी और बच्चा भी 150 दिन में ही देगी। तो हमें उसके साथ हमारा साइंस कैसे मिलाना है, अगर हम वो मिला पाएंगे तो डेफिनेटली विल गेट दी रिजल्ट ऑन इट। क्योंकि ये है कि गोट सेक्टर एकदम पूरी तरह ट्रेडिशनल है। डेयरी या पोल्ट्री को आप देखेंगे तो कमर्शलाइज हो चुकी है, पोल्ट्री डेयरी भी कुछ हद तक हो चुकी है, पर उसको करने वाले लोग थोड़े से बैकअप मजबूत हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग उस तरह के लोग होते हैं। गोट इंडस्ट्री में बिल्कुल छोटे लोग हैं, बिल्कुल जी। और ना उन्होंने आज तक भी सोचा है कि सरकार का उनके लिए कोई दायित्व है। उन्होंने बकरी उनके हिसाब से पाली है, वो 5 किलो की हो, 25 किलो की हो कि 50 किलो की हो, उन्हें मार्केट में जैसा ट्रेडिशनल वे चल रहा है उसी के साथ उन्हें बेचना है, और दे आर वेरी हैप्पी। आज अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी 2 4 5 बकरी रखने वाला आदमी जो है कभी दुखी नहीं दिखेगा। वो बोले बहुत बढ़िया है, मैं तो इतनी बिक जाती हूँ, हर साल में 25 30 हजार आ जाते हैं। आपको रोता हुआ दिखेगा इंटरप्रेनर, साहब मैंने इतना लगा दिया, ये आउटपुट नहीं आया, ये वेट नहीं मिला, ये प्राइजेस नहीं मिली। और जो बड़े कमर्शियल एंगल पे हैं वो लोग एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके एक अलग मॉडर्न को डिजाइन करना चाह रहे हैं, वो भी अभी इंडिया में 0.01% है। तो मोस्टली अगर हम गोटरी का एक वाइड एंगल देखते हैं तो अभी वही पारंपरिक गोटरी है और वही लोग कर रहे हैं। दूसरा नुकसान या दूसरा एक कमी ये आई है कि जो ओल्ड जनरेशन इसको करती थी उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20% यंग जनरेशन उस ट्रेडिशनल बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। अभी भी पुराने ओल्ड लोग ही कर रहे हैं ट्रेडिशनल सेक्टर में भी। नए यंगस्टर उसको नहीं अपना रहे हैं। प्रोफेशनल्स की एंट्री भले यंगस्टर के तौर पे इस सेक्टर में हुई है, लेकिन जहां पर मैं राजस्थान के जिस सेक्टर को देखता हूँ जहाँ पिछले 20 सालों से लिंकअप है, वहां में मैंने देखा है कि जो लोग 200 200 गोट रखा करते थे वो 50 रखते हैं। और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर नॉट कंटिन्यूइंग विद द सेम बिजनेस। तो थोड़ा सा एरा चेंज हो रहा है। और अगर हम इस बारे में डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं तो हमें बिल्कुल मधुमक्खी की तरह सोचना पड़ेगा कि वो फूलों से रस भी लेती है और उसका बेनिफिट मिलता है आपके जो फूलों को है कि पॉलिनेशन इनडायरेक्ट होता है। हम उतना ही साइंस जो है ट्रेडिशनल सेक्टर में हम घुसा सकते हैं और उतने ही से हमें धीरे धीरे करके फायदा मिलेगा। लेकिन गोट सेक्टर का बेनिफिट ये है कि अगर हम कोई भी इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम एक सो कॉल्ड लेते हैं कि हम सिर्फ अच्छी ब्रीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका गेस्टेशन पीरियड जैसे 150 दिन है +- 5 डेज। तो आपको करीब करीब 36 महीने में, अगर किसी गांव में बकरियां काली है और आपने कहा कि साहब हमें तो इसको सोजर से रिप्लेस करना है, तो आप 36 महीनों में तीसरी जनरेशन में आप करीब करीब पूरे गांव की बकरियां सफेद कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, इसकी मेच्योरिटी का टाइम और जो चीजें हैं वो बहुत कम होने से, शॉर्ट गेस्टेशन होने से आपको, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट एक 5 साल का प्लान करके किया है तो जो आप गोल सेट कर सकते हैं 75 to 80% उन गोल तक आप रीच कर सकते हैं एक प्रॉपर साइंटिफिक मैनर प्लस गुड इंटरेक्शन, गुड कॉम्बिनेशन के साथ हम चलें तो विल कैच अप दी थिंग्स। So this is my simple view and overview about me and myself and goat sector। तो मेरा फार्म जो है वो करीब 1000 एनिमल की कैपेसिटी का है। वो आप गूगल पे या यूट्यूब पे और सब देख सकते हैं। फार्म इंटीग्रेटेड है, जीरो वेस्टेज है, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल बी रिसाइकल। और जो वेस्ट है वी आर कन्वर्टिंग इनटू वर्मी कंपोस्टिंग एंड एवरीथिंग विल बी यूज्ड। बायोगैस जो है वो हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, लेबर कुकिंग वगैरह के अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ। सोलर ड्रिवन है फार्म हमारा, तो हमने जो छोटा सा छोटा इंटीग्रेशन कर सकते थे वी आर यूजिंग एवरीथिंग एट अवर फार्म। या या ये जो सर मैं जो भी देखा था आपके यूनिट में, ये जो मैन्योर एंड अदर वेस्ट को
एक तो स्लरी भी बना करके बायोगैस भी निकल रहे हैं, एंड उस स्लरी को फर्दर थोड़ा सा ड्राई ऑफ करके फिर वर्मी कंपोस्ट के हिसाब में बाकी अदर ड्राई वेस्ट के साथ मिला करके आप उसको अल्टीमेटली दो तीन उसी से प्रोडक्ट ले रहे हैं। एक तो बायोगैस हुआ, उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट कंप्लीटली ले रहे हैं। तो एक मैं जितना जानता हूँ, एंड आप भी अभी शेयरिंग में जो बोले, आप एक काफ़ी अहमियत फोकस ब्रीड एंड ब्रीडिंग के ऊपर आपका एक मेजर मैं बोलूँगा तो एक फोकस है, एंड यू आर ऑल्सो looking this kind of things will be one immediate potential area जिसमें कि फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी 20 से 30% तक बढ़ पाएगा। एंड इसके अराउंड में आप कन्विक्शंस भी है, एंड आपका सेटअप भी एक ब्रीडिंग फार्म का सेटअप है। और आपका नोट भी जो दिए थे मैं तो सभीयों को शेयर किया था, तो कोई देखा होगा सर, नहीं देखा होगा। सर थोड़ा सा आप इसको एलाबरेट कर दें क्या, कि जिस तरीके का हम लोग बात भी कर रहे थे, एक आप बोले यहाँ पर 36 मंथ में कम्प्लीटली एक एरिया का चेंज हो सकता है क्वालिटी एंड। हाँ सर, तो इसका क्या किस तरीके का आपका अपना जो भी नोट में आप लिखे हैं, बट स्टिल इफ little bit elaborations around this prospect, uh, that would be helpful for all of us. ठीक, ओके। मैंने जो आपको जो नोट दिया है बेसिकली वो इस बेस पे बेस्ड है कि एक हाउ टू गो विद द कोऑपरेटिव। जैसे हम्म अमूल की तरह या हर जगह जो मिल्क कलेक्शन का सेंटर है उस तरीके से उसको हम कर सकते हैं। तो हम्म हमने दिया उसमें कोऑपरेटिव मॉडल को हमने डिजाइन किया है और ये हम्म कोशिश किया है कि हम्म किसी भी एक गांव को पर्टिकुलर गांव को लेके 10 बेनिफिशियरी एक गांव से ले लें, या गोट का नंबर कम से कम 300 400 500 तक हो, तो उसमें से हम्म एक क्वालिटी 10 बेनिफिशियरी लेके और एक हम्म स्पोकन एक्सेल मॉडल के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। और हम्म इसमें हम क्वालिटी बग्स इंट्रोड्यूस करने का हमारा एक वो है। देखिए, अगर आप अभी गवर्नमेंट के एंगल से चलेंगे तो वो तो हर साल अ, बकरे दे ही रही हैं। बोले हम तो दस हम्म हजार बकरे हर स्टेट में फ्री देते हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। लेकिन मुझे लगता है हम्म कि जहाँ चले थे वहीं खड़े हैं और उसे नीचे आ गए, क्योंकि लोगों ने भरोसा किया कि अच्छे एनिमल हैं, लेकिन वो नॉन फर्टाइल एनिमलों को हमने ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं। और अभी हो क्या रहा है, कमर्शियल हम्म फार्म जो है अच्छे एनिमल जो हैं वो मंडी हम्म में बेच रहे कटिंग के लिए, और कटिंग के जो एनिमल है वो ब्रीडिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो हम दोनों तरीके हम्म से नुकसान कर रहे हैं। और अभी जब से गोट फार्मिंग कमर्शियलाइज सेक्टर हुआ है, एक बड़ा चेंज इसमें ये आया है कि जो अच्छे एनिमल्स होते हैं, जो 80 किलो 100 किलो या विगरस एनिमल होते हैं, गुड लुकिंग एनिमल होते हैं, जिनका बॉडी वेट बहुत फास्ट बढ़ता है, वही एनिमल कैस्ट्रेशन में चले जाते हैं, वही एनिमल ईद पे कट जाते हैं। तो जितनी तेजी से ये ब्रीडिंग एनिमल्स का कलिंग हो रहा है, अच्छे क्वालिटी एनिमल्स का, आपके पास जन प्लांट्स की और धीरे 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 कमी आती जाएगी आने वाले समय में। फिर डेयरी सेक्टर वगैरह क्या है, वो बेस्ड है, स्टॉल बेस्ड है। प्री ग्रेजिंग डेयरी फार्मिंग अब कोई नहीं रही कि लोग जंगलों में गाय चराते हैं और दूध निकालते हैं। एवरीथिंग इज ऑन स्टॉल। गोट फार्मिंग अभी 100% जो है वो 99% जो है वो फ्री ग्रेजिंग है। तो होता क्या है कि कोई ये तो ध्यान रखता नहीं है कि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अभी करा लें, फिर उसको बांध दें, फिर 48 घंटे तक उसको घर ही रखें, क्योंकि तो उसके पास तो घर खिलाने का प्रोविजन ही नहीं है। अगर उसके पास प्रोविजन नहीं है तो वो उसको तो ग्रेजिंग पे भेजना ही है ना। तो अगर आपको एआई की तरफ भी कन्वर्ट करना है तो सेमी स्टॉल फेड मॉडल को अडॉप्ट कराना पड़ेगा कि भाई आप मत भेजिए। फिर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है हर जगह एआई के लिए, और फार्मर भी उसके लिए अवेयर नहीं है। एआई के लिए एक्सपर्टीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत स्मॉल वो होने से गाय भैंसों में तो हम क्या होता है कि आप रेक्टल पार्ट से आपने सर्विस को पकड़ लिया, इसमें सर्विस पकड़ में नहीं आती है। तो अगर इनएफिशिएंट आप करते हैं तो सर्विस में प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और एनिमल्स जो है वो आपके जो बेनिफिशरीज हैं वो भी इसको लेके बहुत आसानी से तैयार नहीं होते हैं। और जब फ्री फ्लो एनिमल रहता है
तो आपने एआई कर भी दिया, और अगर उसने फ्री फ्लो करा तो नेचुरल सर्विस उसको जब अलो मिलेगी, तो बट नेचुरल बात है कि आपके एआई का सेटअप वर्किंग में नहीं होगा, क्योंकि उसको स्पर्म काउंट और सीमेंट क्वालिटी ज्यादा मिलेगी, तो वो नेचुरल से ही कंसीव होगा। तो हमने सोचा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि यू हैव टू एंटर योर साइंस वेरी स्लोली इन द ट्रेडिशनल सेक्टर, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे बग्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अगर, तो मान के चलिए कि आपने फॉर एन एग्जांपल आपने सिरोही को इंट्रोड्यूस किया, तो अगर सिरोही का आप अच्छा मेल ले रहे हैं जिसका एक साल में बॉडी वेट 30, 35, 40 केजी के आसपास है, तो वैसे मेल जब आप यूज करेंगे, तो फील्ड में अगर 20, 25 किलो की भी फीमेल जब आएंगी, तो उनसे कवर में अगर उसका एडल्ट वेट 25 किलो या 22 किलो के आसपास, हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एडल्ट वेट 20, 21 किलो ही आज तक अप्रोच कर पाए हैं। तो मेरे ख्याल से पहली जनरेशन में ये आपको 25 से 30% वेट गेन आपको एडिशनल मिल जाएगा। उससे जो फीमेल या मेल जनरेशन या प्रोजिनी आएगी, वो आपको 28, 30 किलो तक इट्स वेरी इजीली 25 प्लस या 28, 30 के बीच में आराम से आ जाएगी। जब आप इसकी सेकंड जनरेशन आएंगे, मान के चलिए कि वी आर स्टार्ट विद द 08 January 26 को हमने मेल इंट्रोड्यूस किए हैं, और हमारे पास इसकी जनरेशन जो है, मान के चलिए कि अगर ब्रीडिंग सीजन हमारा हम अ, मई जून का भी पकड़ते हैं, या हमने मई जून से शुरू किया समझिए, तो आपके पास अगले सितंबर अक्टूबर में उसकी जनरेशन आ जाएगी। वही जनरेशन नेक्स्ट ईयर 10 महीने के बाद, 11 महीने, क्योंकि लोग फील्ड में तो उसको कंटिन्यू करते नहीं कि आपको एक साल तक होल्डिंग रखना है। आप अपने बेनिफिशियरीज को बताएंगे कि भैया अब तक इसके जो बच्चे आए हैं, वो आप मेल लाइन जो है वो कैस्ट्रेट करो, और फीमेल लाइन जो है वो आपको आ, वो करना पड़ेगी, जिसमें आप इसको कंटिन्यू रखें। तो ये आपको इम्प्रूव्ड F1 मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीजन में जब आप जाएंगे एक साल के बाद, तो सारे मेल्स को रोटेट कर दीजिए, इंटर एक्सचेंज कर दीजिए विलेजेस के साथ, तो ताकि हम्म। इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं हो। और हम्म। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके पास फिर F2 आ जाएंगे। हम्म। तो ये फीमेल जो हुई है सितंबर अक्टूबर की, वो नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में ब्रीडिंग साइकिल में आ जाएगी, तो 1.5 साल के बाद आप आराम से मेल एक्सचेंज करके और दो हम्म। जनरेशन आप ले सकते हैं। तो आपके पास F2 F3 36 महीने में आराम से आ जाएगा। तो जो बॉडी वेट आपको 20, 21 किलो मिल रहा था, वो करीब करीब आपको 36 महीने के बाद 35 केजी के आसपास वेरी इजीली यू विल रीच। और मिल्क पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा। जो अभी 100 ग्राम 200 ग्राम दूध नहीं मिलता जिससे, वो आपको आराम से 500, 600 ग्राम के आसपास सेम फील्ड कंडीशन में मिलने लगेगा। तो इनडायरेक्टली माल न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाएगा फार्मर के पास। फिर उसके बाद जब एडलिप दूध आएगा, तो बच्चों के अलावा वो अपने बच्चों के लिए भी कंज्यूम करता ही है। वो उसकी एक हम्म। हिडन प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। फिर जब ये 2, 3 जनरेशन हो जाए, तो आप 10 साल तक तो मेल घुमा ही सकते हैं। फिर आपने जो 10 बेनिफिशियरी सिलेक्शन किए हैं, उस बेनिफिशियरी के साथ ये जो प्रोजिनी है आपको फर्दर इंट्रोड्यूस करना है, तो या तो वो बेनिफिशियरी इनको बेचे, तो वो उसके ओल्ड स्टॉक को निकाल के यंग वन को अपडेटेड को रख लेगा। फिर जब इनसे हम्म। सरप्लस प्रोजिनी आए, तो आप जो फर्दर एक्सपांशन चाहते हो कि हमें गांव में 10 से 25 बेनिफिशियरी तक जाना है, तो इन्हीं का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो उनके पास जाए, ताकि हम्म। सुपीरियर जनप्लास का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली होता रहे। अब जब इस तरह का मॉडल नहीं चलता है, तो क्या होता है कि एनिमल कभी सुपीरियर कभी इंफीरियर बेचता रहता है, और फिर वो उसका कोई ना तो डेटा कलेक्शन होता है, ना उसके कोई जेनेटिक्स का कैलकुलेशन हो पाता है। भाई हम्म। 36 महीने बाद आपके पास एक डेटा भी होना चाहिए ना। इवन स्टार्टिंग में हम एक डेटा कलेक्शन करेंगे कि भाई अभी इनके हम्म। यहाँ जो स्टेटस है, बकरी का वेट कितना है, एज कितनी है, इससे जो बच्चे पिछले पिछले सीजन में हुए नहीं हुए, तो कुछ 10, 20, 50 लोगों के यहाँ बच्चे उस सीजन के होंगे, उनका बॉडी वेट वगैरह लेके हम कंपेयर कर लेंगे। तो 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो बॉडी वेट आने वाला है अपने पास, जो आएंगे वो 2.5 से 4.5 किलो तक बॉडी वेट के बच्चे भी आ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम्म। जब आप उसमें करेंगे, तो मेल हटा देंगे, तो फिर आपको अगर एडली भी मेल की सर्विस मिली, तो भी प्रोजेनी अगर आपके प्रोजेक्ट एरिया या सिलेक्टेड बेनिफिशियरी नहीं भी है, तो भी, और फार्म अगर विलेज में सर्विस मिलेगी, तो जनप्लाज्म अपग्रेडेशन तो होगा ही कम से कम। इसी के साथ हम्म। साइड बाय साइड हम वैक्सीनेशन प्लस डिवर्मिंग का जो है मॉडल साथ चलेगा, जब हम डेटा कलेक्शन करेंगे तभी। तो मोर्टेलिटी रिप्लेस हो जाएगी। जब एक बार वैक्सीनेशन प्रॉपर हो गया है, जैसे सिर्फ पीपीआर का भी हो गया और साल में 3 दफा डिवर्मिंग हो गई, तो ऑटोमेटिकली वेट इनगेन आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। पर ये सब तब पॉसिबल है जब आपके पास पूरा एक डेटा बैंक हो। डेटा बैंक के साथ हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई हमने स्टार्ट किया था जब बकरियों का वेट इतना था, बच्चों का बर्थ वेट इतना था, मोर्टेलिटी रेशो इतना था, ट्विनिंग परसेंटेज इतना था,
जब हम 36 महीने के बाद रिव्यू करेंगे तो सेम पैरामीटर्स हम रिव्यू करेंगे कि वेयर वी स्टैंड। हम्म, तो वो एक डेवलपमेंट का प्लान आएगा। फिर इसी के साथ आपको बीच में जो बायर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जो आपके पास जो सरप्लस स्टॉक निकला है उसको। क्योंकि फ्यूचर में जब तक आप किसी प्लेयर को ऐसे को नहीं डालेंगे जो इस रेडी और वैक्सीनेटेड और क्वालिटी एनिमल्स को प्रोक्योर करे, आपको एक 10% प्रीमियम भी प्राइस दे, जैसे अभी बहुत सारी मीट इंडस्ट्री डायरेक्टली लेने लगी है, करने लगी, वो अभी सब मंडी से चल रहा है मॉडल। तो जब आप B2B बिजनेस के साथ जाएंगे तो यू हैव द डेटा, साहब हमारे पास 100 बेनिफिशियरी हैं, हमारे पास 1000 एनिमल है, और हर साल हमारे पास 500 एनिमल आते हैं, और इस सीजन में इतने आते हैं। तो यू हैव द डेटा। तो आप किसी भी लीशियस के साथ करना हो, और बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे बायर्स हैं, अभी नए स्टार्टअप है जो मीट की तरफ जा रहे हैं, उनसे डायरेक्ट टाई अप कर सकते हैं। दे वांट द एक्यूरेट बॉडी वेट एंड द वैक्सीनेटेड एनिमल। उनकी रिक्वायरमेंट ही है, उनकी यूएसपी बनेगी कि भाई हम डिसीज फ्री एनिमल का ही मीट सप्लाई करते हैं। अगर उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी बकरी कहाँ से आई, तो आप टैग नंबर के साथ बता सकते हो ये बकरी रामलाल की है, हरिया की है, फलाने गांव की है, इतने को इस समय पैदा हुई, दो बच्चे पैदा हुए थे, उनका इतना वजन था। व्हेन यू शो द डेटा, जैसे कि हम आधार कार्ड में करें, मेरा आधार कार्ड है, आपने नेट पे डाला, मिल जाएगा मैं कौन हूँ। तो उसका मतलब कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन रेज भी किया था तो देन यू हैव द डेटा। तो उनको, उनके एश्योरेंस क्या है कि उन्हें 100% वैक्सीनेटेड एनिमल मिलेंगे। फिर आपके पास जो बड़े बायर्स में ईद के लिए रिक्वायरमेंट आएगी, तो आपके पास जब तक डेटा हो नहीं होगा तब तक आप किसी से नहीं कर सकते ना। नहीं है तो फिर तो बाजार में जाओ, जैसा बिक रहा है वैसा ही बेचना है। ये एक्सरसाइज एक बार के लिए है, लेकिन अगर आपने कर ली तो एवरीबॉडी कम्स टू यू। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपने एक सिंगल क्लिक पे यू कैन शो कि भाई हाँ मुझे 200 एनिमल चाहिए, तो आप कहोगे कि भाई 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं बता देता हूँ 200 एनिमल कहाँ से मिल सकते हैं। मंथली आप डेटा हम्म, सेल्स का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई कौन कौन एनिमल बेचना चाहते हैं। जब हमारी टीम रेगुलरली विजिट करेगी, डिवर्मिंग करेगी, तो उनसे डेटा कलेक्ट कर लेगी, भाई इस महीने कौन बेचना चाहता है, कौन बेचना, तो सेल्स का डेटा है आपके पास अलग होगा। अब सिंगल डिजिटलाइज करके हुए इतने एनिमल अवेलेबल है, इनको मैसेज करो हम इस बॉडी वेट खरीद रहे हैं, सीधे उसको आप बीच में एक प्लेटफॉर्म का काम कर सकते हैं। तो जनप्लास जब इंप्रूवमेंट होगा तो अपने आप दिखेगा। और अभी क्या है कि बहुत सारे जो लोग नए अभी NLM में जो प्रोजेक्ट डाल रहे हैं उनको क्वालिटी एनिमल ही नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके ये होगा कि भाई आपके पास क्वालिटी बग सप्लाई में आ सकता है। फिर इसी में से 10% अच्छे बेनिफिशियरी का सिलेक्शन करके आप उनको फीमेल लाइन इंट्रोड्यूस करिए। तो आपके प्रोजेक्ट में हम्म, एक बार आपने 10% फीमेल लाइन में इंट्रोड्यूस कर दी, तो फिर ये होगा कि आपको कभी भी हमसे लेने की जरूरत नहीं है। भाई आज आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने हमसे लिए 50 बकरे या 100 बकरे, लेकिन आपने उसी के साथ अगर दो दो बकरी भी अच्छे फार्मर्स को दे दी, तो आपके पास कम से कम 100 बकरियां प्योर और 100 बकरियां बकरे प्योर चले गए। तो आपके पास हमेशा ही प्योर एंड लाइन एनिमल भी निकलेगा। तो जब भी आपको एक्सटेंशन करना हो तो आपके पास वो लोग भी अवेलेबल है कि एवरी ईयर यू हैव 200 फीमेल्स एंड 100 मेल्स फॉर प्योर लाइन जनप्लास। जब लोग रिलेटिवली देखते हैं कि यार इसका बॉडी वेट इससे भी अच्छा जा रहा है, इसकी डिमांड इससे भी ज्यादा है, देन दे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट विद द प्योर लाइन। और आपके पास जो पहले जनरेशन में आपने दिए हैं, वो 2-3 साल के बाद बकरे अदर फर्दर नए विलेजेस में भेजिए या सोल्ड आउट करिए। जब आपके पास आपकी ही मदर यूनिट से एनिमल्स आने लगेंगे तो आप प्रोक्योर करके सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वही आपको सारा काम हम्म, चलेगा जरूर फील्ड में, लेकिन डेटा एनालाइज आपको सारा पेपर पे ऑफिस में कंप्यूटर के साथ करना है। हम्म, सिलेक्शन कौन होगा, रिजेक्शन कौन होगा, वो भी पेपर आपका आपकी डायरी में होगा, आपके रिकॉर्ड से होगा। एनिमल को देख के आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन हो सकता है आपको उसका रिकॉर्ड आपको फ्रूटफुल नहीं हो आपके लिए। अप टू तो मार्क उसी नहीं हो ग्राउंड पे सकता हम है। जा सकते हैं। या हाँ बिल्कुल। या और अभी बायर्स इस तरीके के आ रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि हर जगह हम अब बकरी पालन में आए तो बकरी पालन, और ऐसा नहीं, हमारे पहले भी चल रहा था और हमारे बाद भी चलेगा, लेकिन हम इस बीच में क्या रास्ता निकाल सकते हैं, वो हमारे जी। लिए मायने रखता है। अभी बायर्स के लिए समस्या क्या है कि वो जो एनिमल प्रोक्योर करते हैं, वो एनिमल को उनको 2-4-5 दिन में 10 दिन में कलिंग करना मस्ट है, क्योंकि उनकी होल्डिंग नहीं है। अगर हम्म, होल्ड करते तो बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपके 100% वैक्सीनेटेड डेटा का जाए तो एक्सपोर्ट्स में भी जो डिमांड है वो उसको इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा हम्म, करके आपको जो एनिमल उनको देना है, तो उनका फीड प्लान जो हो या हमारा फीड प्लान हम कंटिन्यूस कर लें,
कि भाई हमें जो एनिमल, मान के चलिए कि अगले महीने आपके पास 200 एनिमल की डिमांड है या 500 एनिमल की डिमांड है, आपके पास इधर रेडी है कि कौन कौन किसान देना चाहता है। तो ठीक है भैया, आपको 15 दिन के लिए ये पैलेट फीड आपने इंट्रोड्यूस कर दी कि आपको जिनको भी ये एनिमल बेचना है, 1 महीने पहले ये फीड खिलाइए और वही फीड वाला एनिमल जाएगा। तो 1 महीने बाद आपने किसी बायर को भी बेचा तो उसके फार्म में भी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, रेडी टीएमआर या रेडी पैलेट फीड वो डाल देगा कि एनिमल 15 दिन भी रखना हो उसको, 1 महीने भी रखना हो तो उसको ये रिस्क नहीं है, क्योंकि एनिमल 100% फीडबैक के लिए भी अडॉप्टेड है प्लस वैक्सीनेटेड है। तो हम्म क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह का जो स्ट्रेस पड़ेगा वो 2 4 8 दिन में रिपेयर हो जाएगा। जो हम्म। बड़ी रिस्क। आ, ये शायद आपका आवाज हाँ, एक कॉल आ गया था हाँ इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है जी। ठीक है, नाउ इट इज ओके। या ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा से आपने फोकसफुली एक जर्नी को बताया है। हाँ, थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं क्या, पार्टिसिपेंट के मन में जो भी कुछ जी जी क्वेरीज जी, वो इट क्वेश्चंस विल है, बी बेटर। या चलिए, है ना। देखिए, बहुत समय नहीं रहना है, मैं भी 15 मिनट रहेंगे, है ना। तो 15 20 मिनट रहेंगे, तो जस्ट जो भी सवाल आ रहा है, चिंता ना करें कि सवाल सही है कि नहीं है हाँ ना। बिल्कुल। और आप हाँ, लोगों का जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो भी पूछ सकते हैं। यस जब हमने यस। ऐसा ट्राई किया था, ये प्रॉब्लम है, हम्म। इसको क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यस shall I start, Ajit? यस यस, श्योर श्योर, अपने स्पॉन्टानियसली कोई भी स्टार्ट करना है फटाक से Okay. करिए, टाइम का इस्तेमाल करें हैं, और सर का एक्सपीरियंस Yes. का मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करें, चलिए। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक्चुअली हम लोग कई बार एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, कई बार एंटरप्रेन्योर के साथ देखते हैं बहुत सारा एक स्ट्रगल मोस्टली आता है कि एंटरप्रेन्योर इनिशियली अपना जो भी कॉस्ट है वो एसेट में या स्ट्रक्चरल कॉस्ट में लगा देते हैं, और इनिशियली दे स्टार्ट गुड, बट ग्रेजुअली जब वो 6 महीने साल भर जाते हैं उस तरीके का जो रनिंग कॉस्ट को मीट न करने पाने से अपना फिर स्टॉक को उनको बेचना पड़ता है, वो अल्टीमेटली पूरा बिजनेस को हैम्पर कर देता है। सो उस तरीके से क्या तरीके हो सकते हैं कि एक रनिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए एक सस्टेनेबिलिटी को साल 1.5 साल तक चलाएं, उसके बाद क्योंकि रेवेन्यू 1.5 साल बाद नौकरी का इनिशिएट करने के बाद 1.5 साल बाद आने लगेगा, तो फिर वो इजी रहेगा। तो वो 1.5 साल तक कैसे उसको इफेक्टिवली मैनेज करे शेड को या फार्म को, उसमें थोड़ा सा आपका पॉइंट चाहिए था। देखिए, इसमें ऐसा है, आप जो कह रहे हो ये हमेशा ही हर कोई गलती करता है कि जब वो शुरुआत करता है तो वो दो लोगों को अच्छा लगे वैसा सेटअप बनाता है, बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि शेड जो है बच्चे नहीं देने वाला है, बच्चे बकरियां ही देने वाली है। अभी एनएलएम की भी जो करंट स्कीम है उसमें यही हो रहा है कि लोग सेटअप तो बहुत अच्छा बना रहे हैं लेकिन एनिमल कलिंग के खरीद ला रहे हैं, और लोगों के पास नॉलेज नहीं होने से उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो प्रोडक्टिव एनिमल कर रहे हैं कि नॉन प्रोडक्टिव एनिमल खरीद रहे हैं। इसका एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को रिकमेंड कर देता है कि भैया आप प्रेग्नेंट गोट खरीद लाओ, तो जैसे ही आपके यहाँ पैदा होगी और 2 बच्चे आ जाएंगे और 6 महीने में ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो 6 महीने में बच्चे बेचेंगे तो बकरी की कीमत निकल जाएगी, तो अपना बिजनेस फ्री हो जाएगा। जबकि बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वो बकरी खरीद के लाता है, वो नॉन वैक्सीनेटेड होती है, बीमार पड़ती है, या तो अबॉर्शन हो जाता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। जब वो प्रीमेच्योर डिलीवरी या अबॉर्शन के केसेस में आ जाती तो अगले 6 महीने उसके और खराब हो जाते हैं। और 25% बकरियां जो है वो सर्वेसाइटिस वगैरह से, यूट्राइन इन्फेक्शन से डिसकंटिन्यू हो जाती। आप वैक्सीन करोगे तो अबॉर्शन हो जाएगी, वैक्सीन नहीं करोगे तो बीमार से मर जाएंगी। तो लोगों को उस तरीके का मॉडल ही शुरू में आपको जो इनपुट लगाना है प्लस आपको जो स्टॉक डालना है, वो स्टॉक डालने में इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब इसके लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं कि हम उसको ये कहते हैं कि भाई अगर आप 100 की यूनिट तक जाना है तो आप सिर्फ 25 बकरियां खरीदो। तो 25 बकरी खरीदने में भी आप ये कोशिश करो कि कुछ यंग लो और कुछ थोड़ी सी सेकंड या थर्ड जनरेशन की लो, क्योंकि फर्स्ट लेक्टेशन में बकरी से बच्चा भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको, मॉर्टिलिटी रेट्स भी ज्यादा होंगे, मिल्क यील्ड भी कम मिलेगी। लेकिन अगर आपने सब ओल्ड ले ली तो फिर 2 साल बाद रिप्लेस करना पड़ेगी, यंग ले ली तो बॉडी वेट अच्छा नहीं मिलेगा, तो हम उसको कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन के साथ जाए। और फिर 25 एनिमल हम उसको कहते हैं कि सिर्फ मेल लाइन ले ले, तो मेल लाइन लेके उसको फैटन अप करें, तो 6 महीने में इससे बच्चे आएंगे, और ये जो 6 महीने के बच्चे लिए हैं
ये 8 महीने के बाद वो बेच देंगे। तो उसका क्या होगा, रोलिंग बनेगा कि भाई बाजार में बकरे बेच देगा तो उससे जो पैसा आएगा उससे फिर हो जाएगा, तब तक इनसे बच्चे आ जाएंगे। तो 50 का स्टॉक जो है 50 का मेंटेन हो जाएगा, इन 25 बकरियों से बच्चे आ जाएंगे। तो और उसको अपने वाले स्टॉक को तुरंत बेचने नहीं जाना पड़ेगा। अदरवाइज 100 की कैपेसिटी है, पूरा 100 ही भर लिया उसने, तो फिर जब इनसे 50 बच्चे आ जाएंगे, 80 बच्चे आ जाएंगे, तो उनको रखने के लिए फिर सेटअप बनाना पड़ेगा। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, और नहीं बनाया और ओवर क्राउडिंग किया तो बीमारी से मरेंगे। तो इसलिए जो इनपुट का डिजाइन है वही ध्यान रखना। 25 बकरे या इसको बेचने के लिए जब आप बाजार में रेगुलर सेल परचेज के लिए जाते हो, तो आपका एक लिंक बनता है। आज के समय में कोई गोट फार्मिंग करता है तो जिससे मटन लाता होगा उसके अलावा उसको कोई पहचानता ही नहीं होगा। ना उसके दोस्त यारों में कोई मटन खरीदने बेचने वाला होगा, ना उसके रिलेशन में कोई। तो आप एक जीरो ब्लैक बोर्ड की तरह रहते हो। आपको हर हर दिन एक नया कनेक्शन बनाना, वही आपको इस बिजनेस में काम आना है। तो जब आप सेल परचेज के दौर में 6 महीने पहले से रहोगे, तो जिस दिन आपका रेडी परचेज का या रेडी स्टॉक होगा, उस दिन आप एकदम नए नहीं होंगे। आप कुछ ना कुछ सीख समझ चुके होंगे 6 महीने साल भर के एक्सपीरियंस से, तो आपको सेल में भी फायदा होगा और परचेज में भी फायदा होगा। और हमेशा जो है वो एनिमल खरीदने में लोगों को हम यही एडवाइस करते हैं कि आप मंडियों से एनिमल ना लें। सारे लोग मंडियों से एनिमल ले लेते हैं और पहली फेज में आके वो स्ट्रेस कंडीशन में जो है वो बीमार पड़ जाती है और ज्यादातर मोर्टेलिटी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कमर्शियल फार्म्स की प्राइजेज ऑलमोस्ट डबल है जो बाजार की प्राइजेज है। वो समझ नहीं पाता। वो 5,000 की खरीद के लाए और इसमें 12,000 की मिल रही कमर्शियल फार्म में, आधी मर गई तो पड़ी तो ये भी 10-12 की। लेकिन क्या होता है, जब आदमी नुकसान उठाता है तब इन चीजों को रियलाइज करता है। फिर सेकंड फेज में ये होता है कि एक बार आदमी का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो उठ के खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप 50 बकरी से करो और कम से कम 1 साल तक इस बिजनेस के साथ चिपके रहो। ये बिजनेस ही आपको सिखाएगा कि आप क्या बेटर कर सकते हो। तो वो लॉस भी रिकवरेबल है, और 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद जब आप नेक्स्ट परचेज करोगे तो यू विल बी इन सिचुएशन की भाई अब हमें क्या करना है। भाई खुद ही की लर्निंग खुद ही से ही सीखना पड़ेगी आपको। और कोई साइंटिफिक अच्छी ट्रेनिंग ले जहाँ से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और एडवाइस मिल सकती है, उसके हिसाब से चलिए। थैंक यू सर। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेरी थी कि कई बार जब हम लोग मान लीजिए 25-25 का लॉट में भी लाते हैं और वी ट्राई टू मेंटेन क्वारंटाइन करने का कोशिश भी पूरा करते हैं, बट कहीं ना कहीं बायोसिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। तो वहां पे जो हमारा एग्जिस्टिंग हर्ड है उसको भी कई बार मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ता है और जो नया ला रहे हैं वो भी मरता है। तो इस कंडीशन में क्या कुछ सीजनल हम लोग उसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि इस सीजन में ही प्रोक्योरमेंट करें बकरी में, या कुछ अलग से कुछ मेजर्स लेके काम करें कि जो बायोसिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है बार बार, मतलब क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में कर रहे हैं तो कम्युनिटी उतना तरीके से अवेयरनेस उस तरीके से कई बार केयरफुल नहीं रह पाता है। इवन आफ्टर एडवाइजिंग बहुत सारा उनको प्रोटोकॉल सेट करके देना, एडवाइस करना, क्वारंटाइन सेंटर बनाना, तब भी कई बार बायोसिक्योरिटी वो ब्रीच हो जाता है। तो उस कंडीशंस में कुछ अगर सजेशंस हो सर। नहीं, इसमें आप ये बताएं कि आप जो है वो ला के सीधे बेनिफिशियरी को दे रहे हैं कि आपने अपना मदर यूनिट वगैरह बना रखा है, कहाँ रखते हैं, कैसा क्या करते हैं। और आप जो एनिमल परचेज कर रहे हैं वो 100% वैक्सीनेटेड है, इसका एश्योरेंस है आपके पास? सर 100% एश्योरेंस का डाटा तो उस तरीके का नहीं मिलता है, बट उसके अगर कहीं से परचेज होता है तो आदमी वही माउथ टू माउथ वाला कहानी है कि आदमी एक दूसरे से बोल रहा है कि भाई वैक्सीनेटेड है उस तरीके के, बट कहीं ना कहीं देखा गया है कि आउटब्रेक हो जाता है उस कंडीशन में। और क्वारंटाइन जैसे हम फार्म कंडीशंस की बात करते हैं तो फार्म कंडीशन में एक छोटा सा स्पेस होता है बट विद इन द फार्म है, वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हम लोग दूर उस तरीके का नहीं रख पाते हैं, तो फार्म में भी कई बार उस तरीके से बीमारियां आ जाती हैं दूसरे, जब हम लोग बाहर से स्टॉक ला रहे हैं तब। नहीं, देखो इसमें क्या है, आप ये समझिए कि मोस्टली तो अगर नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल है तो आउटब्रेक आएगा ही, कोई नहीं रोक सकता। आपको 100% वैक्सीनेटेड एनिमल फार्म पे मिलेगा और उसका भी एश्योरेंस आपको होना चाहिए। तो वो बहुत सिंपल है। मान के चलो कि आपको 3 महीने बाद एनिमल की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक 3 महीने पहले एक्सरसाइज करिए। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे यहाँ के लिए आपने मेरे यहाँ एनिमल बुक किया,
अब मेरे यहाँ तो रोज नया एनिमल आता ही रहता है, आपको क्या पता चलेगा कि ये एनिमल जो है मेरा वैक्सीनेटेड है कि नहीं? आप मेरे से डेटा मांगिए, समझो मैंने आपको फर्जी डेटा दे दिया, तो आप उसको कहो साहब हम तो ये एनिमल जो है 3 महीने के बाद ही उठाएंगे। आप जो भी बुकिंग साइन अमाउंट लेना चाहते हो ले सकते हो, पर हम एनिमल 3 महीने बाद उठाएंगे। अगर मेरे एनिमल 100% वैक्सीनेटेड है, साउंड है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है साहब, आप कोई तकलीफ नहीं, पेमेंट कर दीजिए, एनिमल 3 महीने बाद दे देंगे। अगर आपके नियर बाय में है तो आप एनिमल बुकिंग करके हर 15-20 दिन के इंटरवल पे एनिमल मॉनिटर करने जाइए। अगर एनिमल नॉन वैक्सीनेटेड है तो 50 एनिमल आपने बुक किए हैं, तो 100% 50 में से 2 5 10 आपको बीमार मिलेंगे ही मिलेंगे। आप टैग नंबर नोट करके रखिए। बहुत सारे साइंटिफिक फार्म को आप देखोगे तो ये बात चैलेंजेबल ही नहीं रहेगी भाई, हम तो हमारे यहाँ अगर आपने बुक भी किया तो हम बताएंगे आपको, डेट भी देंगे, सब कुछ देंगे। जो वैक्सीन नहीं हुआ है तो बोल देंगे कि नहीं दे रहे हैं आपको। आप फोर्स करोगे कि साहब हमें दे दो ये वैक्सीन, हम हमारे यहाँ करा लेंगे, तो उस कंडीशन में ही हम आपको देंगे। आपके हाथ कटा के कि भैया ये नॉन वैक्सीनेटेड है, एक वैक्सीन मंगा दिया, आपको जाके और 10 दिन के बाद लगवाना है, इस बीच कोई मॉर्टेलिटी हो जाती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर एश्योर्ड है तो 99% समस्या नहीं आएगी, हम तो बेचते ही हैं। दूसरा, प्रेफर करिए कि गर्मियों के समय में एनिमल लीजिए। 15 मार्च से लेके आप 15 जून तक एनिमल लीजिए गर्मियों में, मोस्टली आपको प्रॉब्लम कम आएगी। तीसरी, जो ये एनिमल जब हम लेते हैं तो मान के चलो आपने किसी भी जगह लिया तो उसका क्लाइमेट के साथ साथ जो फीड की चेंज है, वो फीड अडॉप्टेबिलिटी आने में ही एनिमल लटक जाता है। तो कोशिश करिए कि जिस जगह से भी अपन एनिमल ले रहे हैं वो जो फीड खिला रहे हैं वो अपने पास मैनेज करके रखिए, और 10-15% से ज्यादा फीड में एकदम सडन चेंज मत करिए। जैसे हम राजस्थान से खरीदते हैं तो हमारी फीड उनके पास है, उनकी फीड हमारे पास है। जो हमारे एनिमल 1 महीने बाद ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, वो एनिमल अभी से हमारी फीड पे 50% वहां पे आ जाते हैं। हमारी कंसंट्रेट फीड है उनके पास, और उनकी खेजड़ी हमारे पास है, उनकी लूम पत्ती हमारे पास है, उनका ग्वार का भूसा हमारे पास है। तो हमारे यहाँ के जब एनिमल था तो उसके ऊपर 1 हफ्ते तक ट्रेवलिंग स्ट्रेस के अलावा फीड का 50% स्ट्रेस कम हो जाता है। तो जैसे ही उसकी थकान वगैरह कम होती है, वो अपने आप अपनी फीड पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत बारीक सी चीज है। हम आप सिर्फ इस बात से विचार करो कि हम लोग 600 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं एसी गाड़ी में भी, और हम थक जाते हैं और एक दिन आराम करते हैं दूसरे दिन। अब आप सोचो कि हमने बकरी बकरियों को ट्रक में भर दिए और ठूस के आ रहे हैं वो, और लकड़े के तख्ते पे खड़े होके आ रहे हैं, बेचारे जंगल में घूमने वाले थे, तो उनकी क्या कंडीशन होगी? हम उनकी थकान और स्ट्रेस का कभी अंदाजा लगा ही नहीं पाते। अगर अपन ये लगा लेंगे तो समस्याएं कम होंगी। हम एडवाइस कसाई से लेते हैं, कसाई बोलता है एक गाड़ी में 300 जानवर जाते हैं, क्योंकि उसको ले जाके मंडी में काटना ही है। जिस गाड़ी में कसाई 300 एनिमल लेके जाता है उसमें अपन सिर्फ 75 एनिमल नीचे और 75 ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि अपने को मालूम है एनिमल को रेस्टिंग के साथ जाना है। तो ये बहुत सारी बारीक सी चीजें हैं, और मेजर कारण तो आप जो बोल रहे हो ये सिर्फ वैक्सीनेशन है। अगर 100% एनिमल आपको जो मिला है वो वैक्सीनेटेड है, तो मुश्किल से 1-2% मैनेजमेंटल फॉल्ट हो सकता है कि हमने जितने भी एनिमल जहाँ पे दिए वहां मरे हैं एनिमल, तो सिर्फ इसी कारण से मर रहे हैं कि आदमी ने उसको जंगल में छोड़ दिया, और उसके घर उसकी रस्सी टूट गई, और उसने दाना बहुत ज्यादा खा लिया और पेट फूलने से मर गए, या किसी फीड टॉक्सिसिटी में मर गए। इसके अलावा कोई एनिमल डिसीज की वजह से नहीं मरा। Yeah. सो गुड आफ्टरनून सर। ये Yeah. बिहार में एक्चुअली हम लोग वर्क कर रहे हैं ब्लैक बंगाल के साथ, और इसका अगर बात करें तो प्रोलिफिकेसी रेट काफी हाई है, 2 से 3 के बहुत बीच, बढ़िया है। और जी। मिल्किंग काफी कम है। तो जी। इसकी वजह से किड मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है। ज्यादा है। इसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसमें आपका कुछ एक्सपीरियंस? इसमें एक तो आप थोड़ा सा जो है ब्लैक बंगाल को दूध तो आप इतना कभी भी नहीं बढ़ा पाएंगे कि उसके तीनों चारों बच्चों के लिए हो। आप इसमें अल्टरनेट जो है स्टार्टर फीड जो आती है उसको यूज कर सकते हैं। किड स्टार्टर फीड आजकल गोट की मिलने लगी है, मिल्क रिप्लेसर के नाम से है। ओके। बहुत अच्छी कंपनी आ गई है, मैं 1-2 के वो रिकमेंड कर दूंगा आपको। और बॉटल फीडिंग करके और मिल्क रिप्लेसर पे जाइए, दैट इज द ओनली ऑप्शन, और यू विल गेट गुड रिजल्ट। थैंक यू, थैंक यू। मैं अजीत जी को शेयर कर दूंगा दोनों नंबर। ठीक है सर। श्योर। ठीक है।
सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। मतलब आपका बिल्कुल। शेयरिंग काफी आई मीन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक आपने बताए, और आप ब्रीड में काफी सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। और सही में ये स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो ये फायदेमंद हम लोगों को बिल्कुल होगा। बहुत जगह में बहुत सारे यूथ जो फार्म बेस में लाइव स्टॉक करते हैं, वो ज्यादातर बच्चा खरीद के लाते हैं और उसको ज्यादातर बड़ा करते हैं, फैटनिंग करते हैं। अब बिल्कुल। ब्रीड काफी चैलेंजिंग है। आप कीट को संभालिए, ब्रीडर को संभालिए, उसका डाटा मेंटेन का आप बोल रहे हैं, तो इसमें काफी झंझट लगता है। वो काफी आसान मॉडल लगता है। तो मेरा ये आपको पूछना है कि व्हाई यू आर फोकस्ड ऑन ब्रीड rather देन फैटनिंग एनिमल्स एंड मार्केट में अच्छा मीट प्रोडक्शन में फोकस करते हुए ये करें। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। ब्रीड में तो हम भी कर रहे हैं, यही है, फैटनअप भी कर रहे हैं। अगर आप हमारा भी मॉडल देखोगे तो हमारे पास तो 10% बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो मोस्टली प्रेग्नेंट गोट लेना प्रेफर करते हैं। तो हमारी बकरी प्रेग्नेंट ही बिक जा रही है। तो अब हम ये नहीं कर सकते ना भाई, मान के चलिए कि एज ए बिजनेस ऑनर में अगर चलता हूँ, लोग आए मेरे पास कि साहब मुझे तो 20 बकरी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बेचूंगा, ये प्रेग्नेंट है, ये नहीं बेचूंगा, अब आप बुकिंग कर दो, इसके बच्चे आएंगे, फिर 6 महीने बाद आपको दूंगा। तो गोट सेक्टर में होता है कि अपने यहाँ से निकला तो वो बाजार से ले लेगा, लेकिन आज आया है तो बकरी लेके ही जाएगा। तो हमने इसका रास्ता क्या निकाला है कि हमारे जो बैकवर्ड लिंकेजेस है उससे हम 6-8 महीने का, 6 महीने का बच्चा ही खरीद रहे हैं। रादर अपार्ट है कि वो मेल है कि फीमेल है। हमें जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी बुकिंग है, जैसा हमारे पास स्टॉक शॉर्टेज है, हम उस तरीके की ब्रीड और उस तरह का एनिमल खरीदते हैं। तो हम भी 6-8 महीने का एनिमल खरीद के उसको फैटन अप कर रहे हैं। 12-13 महीने तक फीमेल है तो होल्ड करके फिर उसको, क्योंकि उस समय वो खाली रहती है, हमें कंप्लीट वैक्सीनेशन भी करना है तो अबॉर्शन की झंझट नहीं है। ऑलरेडी फील्ड से हमारे 1 या 2 वैक्सीन होके आते हैं अडॉप्टेबिलिटी के साथ, तो हमारे लिए रिस्क कम है। जब वो 1 सवा साल की होती है उसके बाद ही हम उसको कवर करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, उसको बेचने के लिए विंडो पूरी 1 साल की रहती है कि हमने 8 महीने का एनिमल खरीदा और हम उसको कवर करके 16 से 18 महीने में बेचेंगे। रादर हम तो उसको बेचने के लिए खरीद ही नहीं रहे, हम हमारे लिए खरीद रहे क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो रहा है। उसी बीच कोई परचेस करने आ गया तो हम वो एनिमल बेच देते हैं पुरानी चैनल से, फिर हमारे पास आ जाता है। अगर हम मेल खरीदते हैं तो वो ब्रीडिंग साइकिल में चला जाता है। भाई फील्ड लेवल पे कोई ये मेंटेन नहीं करता। भाई हमने जो मेल लिया है हम उसको 1.5 साल तक ब्रीडिंग में यूज नहीं करते, तब तक उसको फुल ग्रोन करके जब वो प्रॉपर एज में आता है तभी कवर करते हैं, तो ही बॉडी वेट मिलता है। अब अदरवाइज 8 महीने का भी मेल सर्विस करने लग जाता है, लेकिन फिर वही है, मेल खत्म हो जाता है और फीमेल अनकवर रह जाती है। तो भाई आप एक ऐसा एग्जांपल लीजिए ना कि अ, बाजार में जो है वो आप देखते हो कि स्ट्रीट डॉग्स कितने बड़े हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, और वहीं एक डॉग हम घर में पालते हैं तो उसकी कितनी केयरिंग करते हैं। भाई बाजार वाले तो ना वैक्सीनेशन है ना कुछ है, तब भी अपने आप चल रहे हैं ना। तो भाई हमें जो एक बिजनेस का जो मॉडल है उस मॉडल में अगर हम चलेंगे तो हमें तो कुछ चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अदरवाइज हमें जो 3 से 4 किलो हर महीने वेट गेन लेना है, उस वेट गेन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होगी तो हमारा कमर्शियल मॉडल फेल हो जाएगा। भाई हम एक एनिमल पे जितना खर्चा करो तो वेट ही नहीं आएगा, तो 1 साल बाद भी बेचेंगे तो मिलेगा ही नहीं कुछ भी। और दूसरी बात की अब जेनेटिक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडिया में, अभी तक भले ही नहीं थी। आप साउथ अफ्रीकन बोर वगैरह देखोगे तो लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5-5 लाख की फीमेल बेच रहे हैं। तो कौन खरीद रहा है उनको? उनको भी खरीदने वाले लोग हैं ना, क्योंकि वो जनप्लास बेच रहे हैं। भाई अगर जनप्लास की वैल्यू नहीं होती तो 7 करोड़ का युवराज बुल की वैल्यू 7 करोड़ कभी नहीं होती ना। उस 7 करोड़ के बुल से उन्होंने 20 करोड़ का सीमेंट बेचा है। तो ये क्या है, जेनेटिक्स अलग है, प्रैक्टिकल फार्मिंग अलग है और फील्ड लेवल की फार्मिंग अलग है। अभी क्या है, इंडिया में गोट फार्मिंग करने वाले 3 तरह के लोग हैं। एक वो 100% पारंपरिक है, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या वैक्सीन है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो और वो दुखी भी नहीं है। बीच में हम लोग हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है और ईएमआई भी भरना है और प्रोडक्शन भी करना है और नया स्टार्टअप शुरू करना है और उसमें लगे हैं। तो हमारे लिए एक एक्सरसाइज अलग है। तीसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी सेटल है किसी और बिजनेस में और उन्होंने पैसा निकाला है कि भाई हमें 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए गोट फार्मिंग में लगाना है और अगले 5 साल के बाद इससे निकालना है। तो हम तीनों को कभी नहीं मिला सकते, और तीनों का वर्किंग पैटर्न भी डिफरेंट होगा और तीनों का बिजनेस मॉडल भी डिफरेंट होगा। तो जिसका जो मॉडल है ना उसमें हम
5-10% फेर बदल करके ऊंचा नीचा करके और फायदा मुनाफा कर सकते हैं। फिर करने वाले इंटरप्रेनर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस काम को बेटर कर सकता है। आप जो कह रहे हैं कि भाई ला के फटन अप करके बेचने में, अगर उसका परचेज क्वालिटी अच्छा नहीं है तो वो कभी भी कुछ भी ले आएगा, वो बनेगा नहीं। भाई आप गधे को कितना भी खिलाओगे, चिकना विकना होगा, लेकिन घोड़ा कभी नहीं बढ़ सकता। और अगर आपने घोड़ा खरीद लिया है और कम भी खिलाओगे तो वो दुबला कमजोर जैसा होगा, लेकिन घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस है, अगर उसके पास परचेज की क्वालिटी अच्छी है तो डेफिनेटली हम क्यों जीते हुए हैं, क्योंकि हम फील्ड से भी एनिमल खरीद रहे हैं तो उस क्वालिटी का खरीद पा रहे हैं। तो हमारे पास रिजेक्शन 1-2% जाता है। और छोटे बच्चे में क्या होता है कि 3 से 4 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें आपको देख के कभी पता नहीं चलेगा कि ये एनिमल का स्ट्रक्चर आने वाले समय में क्या जाने वाला है, क्योंकि शुरू के 3 महीने तक या 4 महीने तक में करीब करीब सभी बच्चों का वेट वगैरह एक जैसा ही रहता है। तुरंत 4 महीने के बाद वो जाके फिर कोई 40 किलो पहुंचता है और कोई 20 किलो पे ही रुक जाता है। तो ये ब्रीड कैरेक्टर में क्या होता है कि आपको एक एश्योरेंस मिलता है कि ये एनिमल यहाँ तक पहुंच सकता है। नॉन डिस्क्रिप्ट में तो आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते। दैट इज माई व्यू। थैंक यू। अजीत जी, मैंने आपको मिल्क रिप्लेसर वाले नंबर भेज दिए हैं। हाँ हाँ, मैं हमारा ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा, एंड विल आल्सो procure few kgs from this company। ये तो बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ ब्लैक बंगाल। नहीं, ब्लैक बंगाल में बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, मिल्क रिप्लेसर के साथ कर भी रहे हैं। यार ये जो एक मेरा तरफ से एक दो क्वेश्चंस इस तरह का था कि आपने तो क्लियरली बोला, एज वेल एज आप बक इंट्रोडक्शंस फॉर ब्रीड इम्प्रूवमेंट ये सब में जा रहे हैं। तो एआई जो एक केमिकल प्रोसेस एडॉप्ट करके हम हीट सिंक्रोनाइजेशंस करते हैं, इसमें कुछ लॉन्ग टर्म जो भी इम्पैक्ट ऑन हेल्थ होगा आज्यूम कर रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए पहले से क्या प्रिकॉशंस कैसे रहा बना लेना चाहिए इसका कुछ आप तो एआई शायद जरूर जानते हैं, करते नहीं हैं, बट इस तरीके का कुछ करते आपका भी है? करते भी करते हैं, कम करते करते हैं। हैं। नहीं, इसमें क्या है, एआई सक्सेसफुल जाता है कमर्शियल फार्म्स पे जहाँ पे क्लोज एनवायरनमेंट है, मेल बिल्कुल सेपरेट है। फील्ड लेवल पे उसके रिजल्ट थोड़े से डिफर हो जाते हैं। एआई का सबसे सक्सेसफुल जो मामला है वो आपके वेस्ट बंगाल में ही है। और ब्रीडिंग प्रोलिफिकेसी ब्लैक बंगाल की अच्छी होने से सक्सेस रेट वहाँ 80% तक है। पूरे हम्म इंडिया में कहीं नहीं है। 40% से ऊपर, 50% से ऊपर कोई क्लेम नहीं करता, सिर्फ हम्म ब्लैक बंगाल में ही है। एक तो उसका प्रोलिफिकेसी एक कारण है, दूसरा दूसरा उसका एक कारण है आपका कि मेल की शॉर्टेज, क्योंकि काली पूजा में सारा कट जाने की वजह से मेल अवेलेबल ही नहीं है। हम्म तो लोग जो है विलिंग टू डू है एआई के लिए कि यार हम्म सर्विस मिल रही है। तो बहुत सारे इसमें ब्लैक बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ब्लैक बंगाल में 25,000 से ज्यादा एआई वर्कर हैं, स्पेशली इन गोट। और उसमें से 90% महिलाएं हैं। हम्म और वो हमारे एक मेंबर हैं कल्याण कोहली, मैं उनका नंबर भेज देता हूँ, संजीवनी वाले, हम्म। शायद आपका उनसे परिचय भी है। हाँ हाँ हाँ, वो जानते मैंने, तो है संपर्क हाँ, है। हम्म। हाँ, तो वो उनसे आप कर सकते हैं। और हम्म इसमें हीट सिंक्रोनाइजेशन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। अगर हम नेचुरल सर्विस में भी जाते हैं तो अगर हमारे पास डेटा है कि भाई ये फीमेल डिलीवर होके इसको 3 महीने हो गए हैं, 90 डेज हम्म हो गए हैं, तो आप एक हम्म स्पॉन्ज, आजकल बहुत सस्ता आने लगा है स्पॉन्ज, केंद्रीय बकरी अनुसंधान भी बनाते हैं, सीएसडब्ल्यू आ रहा है बना रहे हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर भी बना रहे हैं। वो हम्म स्पॉन्ज इंट्रोड्यूस करके एक सिंपल इंजेक्शन पॉलीगॉन का लगा के, और वो हम्म फीमेल जो है आपकी हम्म 10-11 दिन में हीट में आ जाती है, 11 से 14 दिन में। और चाहे तो हम्म आप नेचुरल मीटिंग भी करा सकते हैं। इवन हम हमारे फार्म पे ये सब चीजें यूज करते हैं। भाई हम स्पंज यूज नहीं करते, लेकिन मिनरल मिक्सचर वगैरह, आप इस फील्ड में मिनरल मिक्सचर की कमी की वजह से ब्रीडिंग साइकिल डिस्टर्ब होता है। और हमारे हम्म यहाँ क्या होता है कि 2 ब्रीडिंग साइकिल जो हैं वो नेचुरल टाइम में ही आते हैं। नेचुरल टाइम हम्म जैसे आपका एक मई जून में हो गया जब पानी गिरता है तब, और नवंबर दिसंबर में। हम्म तो ज्यादातर क्या होता है कि इसके पहले वाले सीजन में जब गोट प्रेग्नेंट होती है तो सब जगह फील्ड हार्वेस्ट
हो ही रहती है। तो हम्म। खाने के लिए गोट्स को प्रेगनेंसी के टाइम में फ्री ग्रेजिंग अच्छा मिलता है, तो हम्म। किड्स प्रोड्यूस भी अच्छे होते हैं। अब फार्मर घर पे कुछ भी खिला नहीं रहा है कंसंट्रेट, तो मिनरल डिफिशियंसी की वजह से वो रेगुलर साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाती। तो हम्म। उसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि भाई मिनरल मिक्सचर जो है वो उनकी फीड में इंट्रोड्यूस कराना है। कैसे कराना है? नहीं तो हम्म। सिंपली फीड के जो ब्लॉक्स आते हैं, मिनरल ब्लॉक्स आते हैं, वो आप टांग के रखिए कि भाई फ्री ग्रेजिंग भी रहे एनिमल। तो कम से कम हम्म। सॉल्ट और मिनरल की डिफिशियंसी जो है फार्मर के यहाँ, वो सॉल्ट ब्रिक लिकिंग से भी पूरी हो सकती है। क्योंकि अगर वो कंसंट्रेट नहीं दे रहा है तो रोज उसमें मिलाने से तो रहा, हम्म। कंसंट्रेट ही बना रहा है तो मिनरल मिक्सचर एड ऑन कर सकता है, तो वहां आप सॉल्ट ब्रिक एड ऑन कर सकते हैं। और ये जो है, जैसे हम हमारे यहाँ पे जो यूज करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो गोट 100 दिन की डिलीवरी हो गई, बच्चा 3 महीने का हो गया है, तो हम सिंपल बक इंट्रोड्यूस करके और हार्मोनल जो इंजेक्शन है वो यूज करके, और बकरी क्या है 10 दिन में हीट पे आ जाती है, वो कवर कर देते हैं। हम्म। अगर हम वो मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा भी साइकिल बिगड़ जाएगा। हम्म। अपने सिंक्रोनाइज कराते हैं, बट नेचुरल मीटिंग को यस, यस, प्रेफर हाँ। करते हैं। भाई हमारे पास सरप्लस बक है, तो जो गुड्स 3 3 महीने की हो गई, वो उनको हम हम्म। सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और कर देते हैं। मेरा तरफ से और एक जानकारी चाहिए सर। ये जो एक जनरली क्रॉस ब्रीडिंग जो है, इसको गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्करेज करता है। मतलब उड़ीसा में तो मैं जानता ही हूँ कि इट इज बैन दैट वे, कि गवर्नमेंट क्रॉस ब्रीडिंग को अलाउ ही नहीं करता है, बिकॉज ऑफ वाट एवर। आप जानते ही हैं कि जेनेटिक डिटेरियोरेशन प्लान का नहीं होगा बोल करके। बट हम लोग जैसे सुनते हैं, जानते भी हैं कि एक फार्मर्स को इनकम गेन प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस ब्रीडिंग फार्मर्स का चॉइस रहता है। तो बोथ साइंस एज वेल एज फार्मर्स का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ, अभी आपने जो इम्प्रूव ब्रीडिंग तो बोले, बट आपके केसेस में क्रॉस ब्रीडिंग होता है, या आप सेम ब्रीड के अंदर में ही इम्प्रूव ब्रीडिंग करा रहे हैं? एंड नहीं, व्हाट इज सेम योर, सेम सेम। तो आप बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग को एनकरेज दैट वे नहीं कर रहे हैं, नहीं मैंने। कर नहीं करता नहीं करता। मैं प्योर लाइन ब्रीडिंग पे फोकस करता हूँ। उसमें हम्म। दो चीजें हैं। प्योर लाइन हम्म। ब्रीडिंग में जो प्रोजेनी आएगी, वो हम्म। ब्रीडिंग में भी बिक सकती है और ईद में भी बिक सकती है। हम्म। और अगर हमने क्रॉस ब्रीडिंग कर दिया, तो फिर हम्म। हम उसको प्योर लाइन में नहीं बेच सकते। हम उसको बेचेंगे हम्म। या तो ईद में या स्लॉटर में, तो उधर हम्म। लॉसेज आ जाता है। हम्म। दूसरा, जहां पे एनिमल नॉन डिस्क्रिप्ट ज्यादा है, कि हम्म। जहाँ कोई ब्रीडिंग, भाई इंडिया में तो हम्म। लिमिटेड 34 35 ब्रीड्स हैं, तो हम्म। मोस्टली नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स हैं। तो आप कोई हम्म। भी इंडिजिनस ब्रीड उठा ले, इंडियन सिरोही ले हम्म। ले, सोजत ले ले, बीटल ले ले, करौली ले ले, जो हम्म। भी आपके एरिया में सूट करती है, जो आपको पसंद हो, तो हम्म। आप उसके साथ जाइए। क्रॉस ब्रीडिंग का पार्ट नहीं आएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, या गवर्नमेंट एजेंसी जिसको क्रॉस ब्रीडिंग साइंटिफिकली मान रही है, वो मान रही है हम्म। आपने अब्रॉड की कोई ब्रीड है उसको क्रॉस किया है तो, जैसे साउथ अफ्रीकन अच्छा। बोर हुआ, दमस्कस हुआ, उसको। ओके। और आपकी वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट हाँ। बंगाल तो वेस्ट बंगाल के टेस्ट की वजह से जो है हम्म। उसको डिफलेट नहीं करना चाह रही है, क्योंकि ब्लैक हम्म। बंगाल का जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो उसी हम्म। ब्रीड में है। तो वो हम्म। वेस्ट बंगाल इसलिए पर आप वेस्ट बंगाल में भी क्या है, आप सुपीरियर प्योर पोजनी आपकी अगर वेस्ट आपके ब्लैक बंगाल के भी लेते हैं, तो भी हम्म। इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अभी नहीं क्या वो हो रहा तो, है कि वो छोटे में और छोटा छोटा होता जा रहा है। हाँ नहीं देट तो समझ रहे हैं लेकिन जैसे ब्लैक बंगाल का केसेस है, चाहे जो भी हमारा इस तरह का ईस्टर्न इंडिया का स्टेट्स वगैरह है, तो उसमें यू विल यू आर रिकमेंडिंग कि आप जो भी करें, चाहे नेचुरल बग इंट्रोड्यूस करें, एआई करें, तो जो ब्रीड है उसी का ही ब्रीड को ही फॉलो करके प्योर लाइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या होगा ना कि अगर कोई इंटरप्रेनर भी करेगा तो उसको ब्रीड की हम्म। वैल्यू तो मिलेगी ना। अगर किसी को प्योर हम्म। ब्लैक बंगाल चाहिए तो उसके पास 100 200 खड़ी हो तो दे सकता है ना। हम्म। हम्म। इवन ब्लैक बंगाल हैविंग द हम्म। ह्यूज डिमांड। या और एक अभी जो ट्रेंड पिछले 2 3 साल से एटलीस्ट हमने ऑब्जर्व कर रहा है, एंड बाकी जगह में भी देख रहे हैं, इंक्लूडिंग उड़ीसा में, जो भी एंटरप्रेनर इस तरीके का गोट सेक्टर में आ रहे हैं,
दिस अफ्रीकन बोर ब्रीड का काफ़ी रैपिड रेट में इसका एक एडॉप्शन हो रहा है, एटलीस्ट इस तरह का फार्मिंग एंटरप्रेन्योर्स लेवल में ब्रीडिंग पर्पस के लिए। एंड मैं तो देख रहा था कि जो 2 साल पहले 3 साल पहले जो फार्म में मिक्स था, उसमें अभी बिल्कुल ही बोर ब्रीड जैसे आप बता रहे हैं कि 2 3 जनरेशन 4 जनरेशन के बाद तो लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। तो आपका एक्चुअली एक ये जो मार्केट एडेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से ये तो लगता है कि बोर इज प्रोबेबली हाईली एडेप्टेबल एट वेरियस कॉन्टेक्स्ट, सो देयर इज ए फार्मर्स एडॉप्शंस। मैंने फार्मर्स लेवल में अभी नहीं गया है, बट एंटरप्रेन्योर्स लेवल में ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहा है। तो अफ्रीकन बोर बोर को लेकर के आपका क्या मतलब मतामत है, बोल सकते हैं व्यूज है? इफ somebody wants to go for क्रॉस ब्रीडिंग, तो अफ्रीकन बोर इज क्या है जा कैसे? जा सकता है। बोअर बेस्ट है, वर्ल्ड की हम्म बेस्ट मटन ब्रीड है। उतना फास्ट वेट गेन किसी का भी नहीं है। वो करीब करीब 300 ग्राम पर डे जो है वो वेट गेन कैपेसिटी रखता है। हमारे पास जो फुल ब्लड एनिमल है हमारे जो मेंबर्स के पास, और हम्म एमडी जेनेटिक्स करके है पूना में, लक्ष्मण हम्म टकले जी, उनके पास अभी इंडिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में बोर है। और हम्म हम्म साउथ अफ्रीकन बोर ब्रीड के एनिमल है। तो वो जो एनिमल है 12 किलो तक मंथली वेट गेन है उनका। एक साल में 70 से 80 किलो वेरी इजीली वेट गेन है मेल लाइन का। फीमेल लाइन 60 65 किलो तक की, और एडल्ट में जो है वो मेल तो 120 130 तक, और फीमेल 100 किलो तक वेरी इजीली अभी है उनके पास। करीब 200 एनिमल इसी 100% ब्लड लाइन के हैं। तो इनके हम्म साथ क्रॉस ब्रीडिंग में अगर कोई आदमी जाता है तो सिरोही के साथ जाता है तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हमने सभी ब्रीड के साथ ट्राई किया है, पर सिरोही हम्म। इज गुड कंपेटेबल ब्रीड विद बोयर। क्योंकि साउथ सिरोही अफ्रीका का और जी, सिरोही साउथ अफ्रीका और फीमेल। राजस्थान का ऑलमोस्ट फीमेल्स। यस। ओके ओके। हम्म। हालांकि छोटी ब्रीड्स में भी लोगों ने किया है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। लार्ज ब्रीड के साथ बेटर है, क्योंकि हम्म। बहुत सारों ने तो आपके आसाम वगैरह में जो है वो ब्लैक बंगाल के साथ भी बोर को क्रॉस किया है। उड़ीसा में जितना भी देख रहे हैं, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है था, जो भी थोड़ा हायर लेवल में पहले से सिरोही के साथ बीटल के साथ ब्लैक बंगाल का करके जो एक एक लेवल में उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसके साथ जनरली सच पीपुल आर ब्रिंगिंग बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप लेवल में। सो एक इसका एक देख रहे थे कि क्रॉस ब्रीडिंग मीट पर्पस के लिए एक किसान का लेवल में एडॉप्शंस है। तो देख देखिए अजीत हमारे जी, ये मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ कि हम्म जहाँ बिजनेस की बात आएगी, एंटरप्रेनर की बात आएगी, वो ना लोड ना जिसको किसी से परमिशन लेनी है, वो हम्म क्रॉस ब्रीडिंग धड़ल्ले से करेगा, किसी को भी नहीं पूछेगा। हम्म जो एनजीओज हैं जिनको गवर्नमेंट हम्म परमिशन चाहिए, लीगल चाहिए, सरकार के एडवाइस चाहिए, साइंटिफिकल मैनर या चाहिए, उन सब के हम्म लिए ये सब नियम कायदे हैं। या बाकी प्राइवेट फार्मर के लिए कोई एनिमल हस्बेंड्री हम्म में भी कोई हम्म रूल्स रेगुलेशन नहीं है, हम्म 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 क्योंकि उसका तो आ, 100% बिजनेस मॉडल है। या उसको अभी तो मैं अगर अल्टीमेटली सिरोही को या ये सोजत को क्रॉस करता हूँ तो मुझे क्या सरकार से लेने की जरूरत? हम्म या आ, हमारे बीच में एक सर हैं उड़ीसा का, रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर ललाटेंदु सर हैं। जी सर जी। आप हैं ना ललाटेंदु सर? थोड़ा बीच में वीडियो ऑन किए थे। अभी है कि नहीं मैं नॉट श्योर, बट बीच में वो ज्वाइन किए थे। एनीवे, बाकियों का भी कुछ आपका प्रश्न ले लेते हैं, जो इनका भी जो प्रश्न है, जानकारी है। देखिए, वेरी मच एक्चुअली प्रीशियस एक्सपीरियंसेस। और अगर कुछ आप लोगों को मन में रह गया है पूछना है तो बोलिए। हालांकि 1 घंटा 1.5 घंटा नॉट एट ऑल सफिशियंट, बट कुछ भी तो क्वेरीज आपका अगर है तो प्लीज। बाकी जो भी लोग हैं, करिए, डिले मत करिए, अदरवाइज ना साइलेंस डजंट मीन कि हम लोग हो सकता है तो बंद भी कर देंगे अगर चुप रहेंगे तो सब लोग। हेलो। सर की तरफ, हाँ बोलिए। हेलो, हम शेखर बोल रहे हैं मयूरभंज से। तो हाँ यस, मेरा एक बताइए शिखर।
हम्म मीट क्वालिटी के अराउंड ही एक क्वेश्चन था। हम्म। क्वालिटी के अराउंड ही, तो ओपन ग्रेजिंग और स्टॉल फीडिंग में क्या मीट का क्वालिटी कितना डिफरेंस होता है, और एंड यूजर उसको फाइंड आउट कर सकता है क्या, इसमें कुछ है? इसमें जो है ओपन ग्रेजिंग में इनपुट कॉस्ट कम है, स्टॉल फीड में इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, पर मीट क्वालिटी स्टॉल फीड की अच्छी आती है। और स्टॉल फीड फार्म में जो एनिमल होता है उसका साइंटिफिकली एक डेटा भी है कि वो जो है वो लो कोलेस्ट्रॉल मीट होता है। और जो फ्री ग्रेजिंग का एनिमल है उसमें फाइबर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मीट की क्वालिटी जो है वो अंडर क्वालिटी मानी जाती है। जो फार्म ग्रोन मीट है वो सुपीरियर मीट माना जाता है, क्वालिटी वाइज भी, इवन कोलेस्ट्रॉल वाइज भी। ओके, मैं थैंक यू। मैं एज ए लेमैन के हिसाब में जो समझता हूँ, ये जो मीट क्वालिटी है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द टेस्ट दे देमसेल्व्स हैव डेवलप्ड। कभी चमड़ी के साथ कोई लोग पसंद करता है, हाँ, देन कभी कोई उड़ीसा में तो 2.5-3 साल का खासी ही बिक्री होता है। एक तो धीरे धीरे वेट बढ़ता है, और उस तरह का उस लेवल का लाइव बॉडी वेट 30-35 किलो अटेंड करने के लिए 2.5-3 साल लगता है। तो वो अलग है। अदरवाइज बाकी जो यंग जनरेशन हैं, जो लोग सॉफ्ट मीट थोड़ा इस तरीके का है, तो ये तो बोला जाता है कि 1 साल के अंदर में इसको शायद बेस्ट मीट है। तो ये जो मीट क्वालिटी जो है ना, इट इज ऑल्सो आई थिंक ये सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस मे नॉट बी यूनिफॉर्म आंसर, दैट इज हाउ माई एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इज। ठीक है शेखर। शेखर जो बोले मयूरभंज से, उड़ीसा से बेसिकली हैं, एंड मयूरभंज इज वन सच एरिया जहाँ पर ब्लैक बंगाल अभी भी एक अच्छा खासा पैमाने में है। तो एनीवे ब्लैक बंगाल का तो मीट बेस्ट मीट है, सब लोग जानते हैं। चलिए ओके। किसी का भी और, या। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शुभांगी है और मैं झारखंड से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन जी था मैडम। कि मेरा एक क्वेश्चन था कि प्योर लाइन मेंटेन करना कितना इजी है। बिकॉज अगर आज कोई दीदी फार्म एक प्रोड्यूस करना चाहती है अपना, तो इनिशियली तो किसी भी, लेट सपोज किसी किसी भी रेप्यूटेड फार्म से खरीदती हैं, तो कितने मतलब क्रॉस ब्रेड होने का चांस तो है ही ना कहीं। तो वो कितने समय के लिए एक अ, क्या एक पीरियड है कि हम प्योर लाइन उसको मेंटेन कर सकें। लाइफ लाइन मेंटेन कर सकते हैं, उसमें प्योर लाइन मेंटेन करने में कौन सा बड़ा काम है मैडम। अगर आप प्योर लाइन में सिर्फ गोड्स आपके पास प्योर हैं, मतलब फुल ब्लड है किसी भी ब्रीड की, वो मेल फुल ब्लड है, तो क्रॉस होने का सवाल ही नहीं है। जी मतलब अगर ओपन ग्रेजिंग भी चल रहा है तो हम क्रॉस ब्रेड को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते ना। तो प्योर लाइन। नहीं क्रॉस इसमें क्रॉस शुभांगी, आपने क्रॉस ब्रीड का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में ब्लैक बंगाल्स आर प्रिवेलेंट है ना। हाँ तो जी। आपका गांव में मतलब बगल में पड़ोसी हो गया, या पड़ोस का गांव में कोई अगर लेटर से कि सिरोही ले आए हैं, बिटल ले आए हैं, बक, तो इधर का फीमेल, हाँ, ब्लैक बंगाल सिरोही के साथ क्रॉस होना, सिरोही मेल के साथ क्रॉस होना इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीड। हाँ तो जी। ये तो पॉसिबिलिटी अगर ऐसा है, तो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है उसमें। कैसे मेंटेन कर पाएंगे, तो दीज आर द मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ना। ये तो हम लोग बोल रहे हैं कि अभी जो अनऑर्गेनाइज, जो शुरू में सर बोले कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है 99%, दिस इज व्हाट इज द चैलेंज। जो बोल रहे थे कि ब्रॉयलर या चिकन इंडस्ट्री 40 साल पहले था, राइट। तो ये जो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट हो करके इसको इस तरीके का एक इंडस्ट्री के फॉर्म में लाया गया है, तो गोट में वो होना अभी बहुत बाकी है। हाँ जी। तो वो तो दैट्स वे ना कि हाँ, मैनेजमेंट हमारे केसेस में थोड़ा मैनेजमेंट, थोड़ा सा इस तरीके का एक मिला जुला सेमी इंटेंसिव प्रोसेसेस, ये सब प्रैक्टिसेस
वो बढ़ावा देना पड़ेगा। आसान डिफिकल्टी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मोटिवेशंस ऑफ दैट पर्सन्स एंड द काइंड ऑफ एक्चुअली थोड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स वी एज एन एनजीओ आर एबल टू प्रोवाइड, है ना। एक तौर तरीका है। तो इसीलिए हम लोग एक क्लस्टर्स का बात करते हैं, इसीलिए कुछ बीच में लोगों के बीच में रेस्ट्रिक्शंस का बात करते हैं। तो यही है, मैंने अदरवाइज तो सर का ये बोलना है कि अगर आपके पास ब्लैक बंगाल ही खाली है हाँ जी। तो अच्छा, ब्लैक बंगाल के साथ बाहर का भी हो क्रॉस होने से तो इट इज नॉट क्रॉस ब्रेड, सो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके। या इसमें एक मैडम मैं फार्मर थोड़ा सा है। एड ऑन आपको ये करना चाहता हूँ इसमें। जैसे मान के चलिए कि अगर उनके पास मेल अवेलेबल है तो वो उसी मेल से क्रॉस होगा, और अगर उनके पास मेल अवेलेबल नहीं है और एनिमल फ्री ग्रेजिंग में जाता है तो जो भी एनिमल स्ट्रेस में है सिर्फ उसको नहीं भेजे, तो 48 टू 72 आवर्स के लिए फ्री ग्रेजिंग में नहीं जाएगा तो वो क्रॉस नहीं होगा। या उसका साइकिल चला जाएगा तो फिर वो भले फ्री घूमता रहे, फिर नहीं कवर नहीं होगा वो। हाँ जी। दैट इज द क्लोज टाइमिंग। या 36 से 72 घंटे का जो टाइम है स्ट्रेस का, उसी समय में अगर आपने स्टिक कर दिया सिंगल एनिमल को भी तो भी कवर नहीं होगा वो। और जी। अगर आपको फ्री ग्रेजिंग एनिमल है और आपको क्रॉस ब्रीडिंग को अवॉइड करना है, या मतलब इंफीरियर ब्रीडिंग कहें इसको, हम क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कहेंगे कि भाई हमारे पास जो फील्ड में एनिमल है उसकी कोई क्वालिटी का हमें पता नहीं है तो हम उससे क्रॉस नहीं कराएं, तो फिर हमारे पास सुपीरियर मेल होना चाहिए बस, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। और अगर आदमी मतलब किसी का फार्म है या कुछ भी है, उनके पास मेल अवेलेबल है और बक फार्म पे बक रहता ही है, तो स्ट्रेस में आएगा तो सबसे पहले वो फार्म कवर होगा, और उसके बाद उस एनिमल को 2 दिन के लिए फ्री ग्रेजिंग नहीं करे बस, तो दैट इज कंट्रोलेबल। राइट राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो देन मेरे हिसाब में क्लोज की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और किसी का भी कोई सवाल हो तो हाँ। भेज सकते हैं आपको, मैं या रिप्लाई करूंगा उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरे ख्याल से आपने मुझे जो चीजें दी थी मैं काफी वो नोट किया है, हाँ हाँ, और उसमें तीनों चारों ऑलमोस्ट सवाल भी जो या आपके थे। या सर। हम्म। तो अभी आप लोगों का जहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहा हो उसकी क्या स्टेटस है, क्या है? अगर आप कोई एडवाइस भी चाहते होंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जो भी या अपनी तरफ से करेक्ट कर सकता हूँ फील्ड लेवल पे, आई विल शेयर द डिटेल्स या एंड एवरीथिंग। या जी सर सर। डिफरेंट एरिया में स्टेट में तो प्रधान का ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चल रहा है, एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक टू गोट ओनली। कर्नाटका में हम लोग का शीप का भी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है इन सिमिलर लाइन। तो आप काफ़ी डिटेल एक फंडामेंटल चीज़ें के ऊपर काफ़ी फोकस किए आज का डिस्कशन में। एंड ये मुझे लगता है कि इज़ नॉट अ वन डे काइंड ऑफ, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस, मोर देन 25 years आप इसमें सेक्टर में काफ़ी सिस्टमेटिकली इन्वॉल्व है, और काफ़ी यूथ आपसे मोटिवेटेड भी होते हैं। और हम जानते हैं, आपका वीडियो हम देखे तो और उनको इस सेक्टर में बेनिफिट भी मिलता है, बिकॉज ब्रीड इज़ द मेन मशीन फॉर द प्रोडक्शन इन दिस करेक्ट। सेक्टर। तो ये जो आप एक डेडिकेटेड एक कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इमेजरेबल है। एंड आई रियली से के वी आर रियली थैंकफुल। एंड टाइम टू टाइम हमारा टीम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जुड़े रहेंगे, प्लस आपके फार्म में भी जाएंगे, सीखेंगे आपका गाइडेंस में। वी आर मच कॉन्फिडेंट मोस्ट के एक वेलकम। सिस्टमेटिक लर्निंग एंड सिस्टमेटिक हमारा ये होगा। और तो इसमें स्पेशली फॉर एक तो ईस्टर्न जोन एंड अनदर इज कर्नाटका साउदर्न जोन, ये अलग अलग जगह का अलग अलग कॉन्टेक्चुअल
ये भी है, प्रोटाइपिंग भी अलग है। तो बट जड़ में तो ब्रीड मेन है, एंड उसी को फंडामेंटली लेते हुए हम लोग ये करेंगे। तो वी आर नहीं, हमारे रियली एसोसिएशन की थैंकफुल तरफ टू। से भी, मैं एसोसिएशन की तरफ से भी, हमारे ऑल इंडिया में, इवन कर्नाटका में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे फार्मर्स हैं, 500 हजार 2-2 हजार गुड्स वाले और या शिप्स वाले। तो हम्म वहाँ भी आपको हमारी हम्म तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, या क्योंकि एक्चुअली हमारा हर जगह अप्रोचेबल। कुछ साथी भी अभी कर्नाटका का टीम का है, उन्होंने कोई कुछ बोला नहीं। तो कोई अगर है तो कुछ हेलो है बोल सकते हो। विनोद है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल को देखते हुए सर, वहाँ पर जो काम शुरू हुआ है वो गोट एंड सीप के लिए ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। हार्डली हम्म। 4-6 महीना हो रहा है। तो आपका इस तरीके का जो ऑल इंडिया लेवल में एक कॉन्टैक्ट्स है एंड चैनल है, तो ज़रूर इसका हम लोगों को एक ज़रूरत पड़ेगा। तो कर्नाटका में भी रिसेंट हमारे मेंबर हैं, उनका मैं नंबर देता हूँ आपको, हाँ और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और इवन गवर्नमेंटली भी वो अच्छे लिंक में है। और दो हाँ, तीन जो हैं ओल्ड रिटायर अच्छे बड़े लेवल हम्म के हम्म, टेक्नीशियंस जो हैं, डायरेक्टर से जो रिटायर हुए, वो भी हाँ हमारे वो तो मेंबर हैं। वो काफ़ी मतलब दैट वे ये होगा। तो मेरा ये तो सिर्फ काफी एक अच्छा ही होगा एंगल सर। है। हम्म। जी जी, मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है सारी एनजीओ के लिए, आप लोगों के लिए भी, कि प्रोजेक्ट को डिजाइन इस तरीके कीजिए कि 5 साल के बाद अगर एनजीओ उस एरिया को, उस फील्ड को, उस सेक्टर को भी ड्रॉप कर दे, तो भी वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होना चाहिए, कि गोट रेइंग करता रहे, उससे निकलने वाला प्रोड्यूस जाता रहे, चलता रहे। मतलब उसका सिरा जो है वो ऐसे प्लेयर के हाथ में जाना चाहिए कि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, जैसा अपने एक चैनलाइज किया है, उस चैनल के साथ वो चलता रहे। क्योंकि मीट की कंटिन्यूसली डिमांड रहेगी, लोग खाने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, काटने वाले भी हैं, सिर्फ हमको सबको इनिशिएट करके उनको चैनलाइज करना है। वैल्यू चेन में अगर सब लोग एक बार एड ऑन हो गए, तो फिर ये अपने आप चलता रहेगा। ये सर, आप तो ये शुरू से बोल रहे हैं, हम लोग काफ़ी दिन इस तरह का डेवलपमेंट करने के बाद अभी इसका एक रियलाइजेशन हो रहा है। जब रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है तब रियलाइजेशन हो रहा है। आप कम से कम हम शुरू से पकड़े हैं लाइन को, तो अभी हम समझ पा रहे हैं। बट हमारा बहुत सारे यंग लोग हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर जो बोले, हम तो अभी रिटायरमेंट टाइम पहुंच रहा है तब हम समझ रहे हैं। मैं उसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का बात करना शुरू किया हूँ। सो यू पीपल हैव लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली contribute in a very different format than the typical so-called NGO format. So this is what is critically you are sharing. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड विल बी इन टच एंड विजिट भी ग्रुप का लोगों के साथ करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Everyone giving the time to sharing my views and everyone to you. Thank you everyone. थैंक यू थैंक यू Okay, सर। namaskar. थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू सर। Yeah. ठीक है हम लोग, हाँ, लेट्स एंड द कॉल। थैंक यू ऑल।